हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दैट हाइड्रोस्टैटिक, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के हाइड्रोस्टैटिक पार्ट्स के सेकेंड पार्ट को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उनके कंसेप्ट्स को समझते हैं। पहला टॉपिक है बायंसी। तो ये बायंसी क्या है? ये एक फोर्स है जो कि फ्लूइड्स या फिर लिक्विड्स में हम देख सकते हैं। ठीक है, इसे बायंट फोर्स भी कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को बायंसी कहते हैं। ठीक है, तो बायंसी होती क्या है? हमने बचपन में पढ़ा है कि लिक्विड में ऐसा कुछ एक फोर्स होता है जिसे हम बायंसी कह देते हैं, जो उस पे फ्लोट कर रही है ऑब्जेक्ट, उस पे लग रहा है, या फिर जो लिक्विड के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पे लग रहा है। तो देखो, एक्चुअली बायंसी क्या है ना, पहले बायंसी को समझने के लिए ना हमें कुछ समझना पड़ेगा कि लिक्विड की टेंडेंसी क्या है। ठीक है, तो देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो कि एक आइस क्यूब को जैसे इसमें क्या किया गया, पानी में डाला गया, तो ये नीचे जा रही है। कुछ वाटर क्या है, पानी क्या है, पानी के छींटे जैसे कुछ बाहर निकल रही है। ऐसे हमने बहुत बार देखा है। आपकी अगर कोई चीज नीचे गिर जाती है, पानी में गिर जाती है, तो वहां से एक वाटर स्प्लैश निकलता है। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर पानी में जा रही है तो पानी तो पूरा जगह भरा हुआ है। ठीक है, पानी क्या, कोई भी लिक्विड है, मैंने वाटर में कंसीडर कर रहा हूं, कोई भी लिक्विड में जा रही है, तो क्या है, हो रहा है कि ये लिक्विड तो पूरी भरी हुई है, तो इसको अपना जगह बनाना पड़ेगा, है ना। कैसे हम किसी भीड़ वाले जब लिफ्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हिलडुल कैसे आ जाता है ना अंदर, तो जगह बनानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इस लिक्विड की जो टेंडेंसी है, इस लिक्विड की टेंडेंसी ये है कि जितनी जगह बनानी पड़ी इसको, सपोज ये डूबने के लिए इसे इतनी जगह बनानी पड़ी, लेकिन इस लिक्विड की टेंडेंसी ये है कि वो अपनी जगह को वापस रीगेन करे, है ना, वापस अपनी जगह पे आ जाए, कि हम नहीं हिलेंगे भैया, आप ही एडजस्ट करो, है ना। तो ऐसा होता है, तो ये उसकी लिक्विड की टेंडेंसी होती है। अब इसी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है या फिर लिक्विड में गिर रहा होता है, तो वो उसे एक अपवर्ड फोर्स महसूस होता है। इसी अपवर्ड फोर्स को कहते हैं बायंट फोर्स, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बायंसी। ठीक है, क्या कहते हैं? अपवर्ड फोर्स को कहते हैं बायंट फोर्स। ठीक है, बायंट फोर्स, और इसे अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। हमेशा किस तरफ लगती है ये? ऊपर की तरफ। अच्छा, ऊपर और नीचे, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, ऊपर क्यों बोल रहा हूं? तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट है अगर पानी में जाएगी तो इसकी जो इस पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वजह से जो इस पे नीचे की ओर ग्रेविटी जो भी इसे फोर्स नीचे की ओर खींचेगी, है ना, नीचे की ओर खींचेगी, वो नीचे की डायरेक्शन में होगी mg। ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट लगती है क्या? बायंट फोर्स। इसके जस्ट ऑपोजिट लगती है बायंट फोर्स। तो बायंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, दैट इज V रो G। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और V क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट। तो VI मैं लिखता हूं। तो V मतलब V क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट। इमर्स्ड पार्ट मतलब एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ये आधा डूबा है, आधा नहीं डूबा है। ठीक है, तो ये जो जितना डूबा हुआ पार्ट है ना, उस पार्ट का वॉल्यूम V रो G। ठीक है, समझ में आ गई बायंसी क्या होती है, बायंट फोर्स क्या होती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जैसे कि हमने पास्कल्स लॉ, पास्कल प्रिंसिपल पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। इसमें क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज साहब ने एक थ्योरी दिया, एक प्रिंसिपल अपना डाला कि कभी भी
ये प्रिंसिपल एक्चुअली होता क्या है, इसके स्टेटमेंट को हम बाद में समझेंगे, बट पहले मैं एक्चुअली समझाता हूं कि जो आप जनरली आप देख सकते हो, ठीक है। आप अपने लाइक घर में जब आप नहाते हो या फिर कभी भी पानी वानी से आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि जब पानी भरी हुई होती है ना, तो उस पर जैसे हाथ डालते हो या फिर कोई चम्मच डालते हो तो क्या होती है, थोड़ी सी पानी उससे बाहर आ जाती है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑब्वियसली वही लिफ्ट वाली बात है ना, कि मैं लिफ्ट के अंदर बहुत लोग घिरे हुए हैं, मुझे जगह बनानी है, तो मैं घुस गया, ठीक है, मैं लिफ्ट के अंदर धक्का देके घुस गया, बट उतनी जगह है नहीं, तो कोई एक बाहर आ जाएगा लिफ्ट से, है ना, कोई एक बाहर आ जाएगा लिफ्ट से। तो कभी भी लिक्विड में भी ऐसा होता है कि लिक्विड में सपोज ये लिक्विड क्या है, यहां तक सपोज भरी हुई है ना। अब इस पे आपने क्या किया, कुछ एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो जैसे इस पे गिरती है तो यहां से पानी टपकने लगता है ना, पानी टपकने लगता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ना, इसी पे बेस्ड है। वो क्या कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होती है, अच्छा और एक बात इसको समझने से पहले, ये पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी के नीचे जाती है तो उसकी वजन क्या होती है, कम हो जाती है, उसकी वेट क्या हो जाती है, उसकी वेट ट्रू वेट जो उसके एक्चुअल वेट थे उससे थोड़ा कम हो जाती है, जो जब पानी के नीचे अगर उसे वजन किया जाए, है ना। तो इसीलिए हमने वो कुएं वाली एग्जांपल हमने देखी थी कि कुएं से जब आप पानी निकालते हो तो जब तक बाल्टी पानी के नीचे रहती है तब आप इजीली निकाल सकते हो, जैसे ही पानी के ऊपर आती है तब आपको उसका वेट महसूस होता है और फिर आप दम लगाते हो, है ना। तो वही चीज है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट पानी में जाएगी, किसी भी लिक्विड में जाएगी, तो ऑब्वियसली कुछ पानी वो डिस्प्लेस करेगी। क्या करेगी? कुछ लिक्विड को, पानी नहीं डिस्प्लेस, कोई भी लिक्विड हो सकती, डिस्प्लेस करेगी, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगी। और क्या होगी? इसकी वेट भी कम होगी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि इसकी जो लॉस ऑफ वेट है पानी के अंदर, वो लॉस ऑफ वेट किसके बराबर होगी कि जितना पानी इसने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर हो, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगी, ठीक है। लॉस ऑफ वेट मतलब पहले जितनी वेट थी सपोज 10 kg, तो उसकी वेट अभी हो गई क्या, 6 kg पानी के अंदर, ठीक है। तो ये जो लॉस ऑफ वेट हुआ 4 kg, वो 4 kg किसके बराबर होगा, यानी कि जो पानी इसमें से निकली होगी वो भी 4 kg की ही निकली होगी, उतनी वेट की निकली होगी पानी, ठीक है। यही कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो एक बार इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्टली, फुल्ली मतलब या तो पूरी लाइक डूब सकती है या फिर आधी उसमें डूबी हुई हो, इन अ लिक्विड एट रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, लिक्विड एट रेस्ट, it loses some of its weight obviously, ठीक है। the loss in weight of the body in the liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body, ठीक है। देखो फुल्ली अगर डिस्प्लेस, फुल्ली इमर्स्ड होती है एक बॉडी है, अगर फुल्ली ये डूबी हुई है तो इस पूरे की वेट के बराबर इसने क्या किया, पानी डिस्प्लेस कर दिया। और अगर आधी डूबी हुई है, ठीक है, कि इतनी ही डूबी है, ठीक है, आधी डूबी हुई है, तो इस आधा वेट के बराबर इसने पानी डिस्प्लेस किया, ठीक है। यही कहता है लॉस इन वेट जितना होगा उसके बराबर पानी डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज के दिमाग में भी ये प्रिंसिपल कुछ ऐसे ही आया था, ठीक है। वो बाथटब में नहा रहे थे और जैसे देखे कि जैसे बाथटब में मैं गया तो कुछ पानी बाहर आ गई, फिर इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और पता चला कि जितना मेरा वजन पानी के नीचे था, जितना लॉस ऑफ वेट मेरा हुआ है, उसी के बराबर तो पानी की जो बाहर निकली है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, और क्या देखा गया है कि जो एक्चुअल वेट है, जो एक्चुअल वेट है और जो पानी में जाने में जो वेट, पानी के अंदर जो वेट है, दैट इज वेट इन वाटर, दिस इज एक्चुअल वेट, दिस इज वेट इन वाटर। तो इसको माइनस करेंगे तो हमें जो लॉस ऑफ वेट मिल जाएगा, है ना, कि कितना वेट लॉस हुआ। तो वो वेट लॉस क्या हो रही है ना, वो बायंसी फोर्स के बराबर होती है ना। वो क्या होती है, जो बायंट फोर्स लग रही है उसके बराबर
हो रही है। वेट लॉस ही क्यों हो रहा है? देखो सिंपल सी बात है, वेट लॉस क्यों हो रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर मैं डालूं तो इसकी वेट लॉस क्यों होगी? और अगर देखो यही सेम ऑब्जेक्ट को मैं अगर नॉर्मल हवा में रखता हूं तो इसकी मैं वेट करूं, अगर ये सपोज मीटर है या फिर कुछ जिससे वेट पता चल रही है, तो इसमें क्या लग रहा है? सिर्फ एक mg लग रही है, ठीक है, सिर्फ एक नीचे की फोर्स mg लग रही है। इसको आप मत मानो कि कोई टेंशन है, स्ट्रिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लगा के रखा हुआ है कि इसमें इसकी वेट पता चलेगी, तो इसमें सिर्फ mg लग रही है। लेकिन जैसे इसको पानी में डालते हैं तो एक mg तो लग रही है, साथ ही साथ एक ऊपर की और बायेंट फोर्स भी लग रही है ना। तो इसके वजह से इसका जो नेट फोर्स है, जो नेट वेट है, जो नेट नीचे की तरफ फोर्स है, वो क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से इसमें फोर्स लग रही है ऑब्वियसली। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के नीचे या फिर लिक्विड में जैसे ही जाती है तो इसकी वेट लॉस होती है, ठीक है। और वो जो वेट लॉस है वो बायेंट फोर्स के बराबर हो। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, राइट। तो फ्लोट करने के लिए भी कोई लॉ चाहिए होती है क्या? कि हम जाके सिंपली तैर नहीं सकते, हमें क्या लॉ फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए? अरे ये लॉ है, मतलब हम तैरते कैसे है उसकी लॉ है, ठीक है। देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन मतलब क्या कह रहा है, एक बार स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि स्टेट्स दैट द बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड इफ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट लीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसको थोड़ा टेक्निकली, ये तो स्टेटमेंट हो गया, अभी हम थोड़ा इसमें फिजिक्स को समझते हैं कि क्या है एक्चुअली। देखो सपोज करते हैं ρ1 जो है वो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यहां पे मैंने 3 कंटेनर लिए हैं, तीनों में क्या किया, एक एक छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स मैंने डाल दी है, ठीक है। तो उसी ऑब्जेक्ट की सपोज ये ρ1 है, वो डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड, ठीक है, और ρ2 जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस भी लिक्विड में डाला गया हो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो कोई भी कभी भी ऑब्जेक्ट जाएगी अगर पानी के अंदर, ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है तो ये इसको अगर मैं पानी के अंदर डालता हूं तो इसमें क्या क्या लग रहा है? एक इसकी वेट लग रही है नीचे की ओर, और इसमें एक बायेंट फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो नीचे वाली जो वेट है उसको हम देखते हैं वो क्या है, W V ρ2 इंटू G, ठीक है। ρ2 क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो और क्या इसमें लग रहा है, बायेंट फोर्स, या फिर उसको भी एक तरह से वेट ही हम मान सकते हैं ना, बायेंट फोर्स भी एक वेट ही है, तो उसको मैं लिखता हूं स्मॉल w, ठीक है। वो क्या हो गई, v इंटू ρ1 इंटू जी, ठीक है। ρ1 क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या करेंगे, मास हो जाएगी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाती वेट, ठीक है। ये किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ। तो जो ऑब्जर्व्ड वेट होगा हमारा, ऑब्जर्व्ड वेट कब, ऑब्जर्व्ड वेट कब, जब वो पानी के नीचे हो, तो वो कुछ इस तरह से आएगी, दैट इज W माइनस W, ठीक है। मतलब W माइनस W मीन्स V ρ2G माइनस V ρ1G, ठीक है। V इसको अगर मैं कॉमन ले लूं V इंटू G, तो ρ2 माइनस ρ1 देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसी कंडीशन पे ना 3 केस बनते हैं। क्या केस हो जाएगा, 3 है ना, कोर्ट वाली केस नहीं, देखो 3 अलग अलग टाइप के केस हो रहे। पहला क्या केस हो रहा है कि अगर W माइनस W ये क्या होती है, अगर नेगेटिव होती है। नेगेटिव कब हो जाएगी, जब इसकी वेट इससे बड़ी होगी। तो इफ स्मॉल w इज ग्रेटर देन W, मतलब जब पानी के नीचे वो वेट जब देखा गया, मतलब पानी के अंदर जब वो ऑब्जेक्ट को डाला गया तो उसकी जो वेट है वो बाहर, पानी के बाहर वाले वेट से ज्यादा है, तब क्या हो रही, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो देन W माइनस W इज नेगेटिव, ठीक है।
इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगी, मतलब ये वाला केस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ये डूब जाएगी। ऑब्वियसली इसमें पानी के नीचे जब गई तो इसकी वेट हो गई ज्यादा, तो इसलिए ये डूब गई पानी के बाहर वाले वेट से। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर पानी के बाहर जो वेट है, पानी के बाहर जो वेट है दैट इज W, वो ज्यादा हो पानी के अंदर वाले वेट से, तब क्या होगा, तब ये जो इक्वेशन है W माइनस स्मॉल w, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव, है ना। ये ज्यादा है, ये 10 है, ये 5 है, 10 में से 5 गया बचा 5, तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गई, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करने लगेगी। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, कहां पे फ्लोट करेगी, एट द सरफेस, सरफेस पे फ्लोट करने लगेगी। ठीक है, तीसरा केस याद आता है कि जब दोनों की वेट बराबर हो, जब दोनों की वेट बराबर हो, तब ये ना तो पूरी तरह से डूब रही है, ना ही पूरी तरह से ये अपने लाइक इस सरफेस पे आके फ्लोट कर रही, तो ये क्या कर रही है, ये बीचों बीच कहीं फंसी हुई रह जाएगी, है ना। और इस पोजीशन में इस पे कोई भी फोर्स लगेगा नहीं, जीरो फोर्स लगेगा। ठीक है, क्यों जीरो फोर्स हो रहा है, क्योंकि ये इस पे अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओ ना, कहीं से भी थोड़ा सा भी ढकेल दो, तो ये किसी एक पोजीशन पे आके वहीं पे रुक जाएगी। मतलब ये जस्ट एक लिक्विड के जैसा ही बिहेव करने लगा, मतलब इस पार्ट में जो लिक्विड है और यहां जो ऑब्जेक्ट है ये सेम बिहेव करेगी। ठीक है, एक ही लेयर जैसा ये बना रह जाएगा, एक ही जगह पे ये रुकी रह जाएगी। कब होगा, जब वेट आउटसाइड, मतलब जो इसका एक्चुअल वेट है और जो वेट इनसाइड द लिक्विड वो बराबर हो जाए, वेट इनसाइड द लिक्विड वो बराबर हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। अच्छा, ये जो हमने ये तीनों डिस्कशन किया है, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तीन केस है कि पहला, अगर जो वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड, वेट ऑफ द सॉलिड इनसाइड वो ज़्यादा हो रही तो डूब जा रही है, वो अगर कम हो रही है तो फ्लोट कर रही है, और वो बराबर हो रही है तो बीच में कहीं अटक के रह जा रही है, और उस पॉइंट पे इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखो कि ये जो हमने डिस्कस किया है, क्या माना है, W माइनस W इक्वल्स टू V G ρ2 माइनस ρ1। ठीक है, तो सारा खेल इस डेंसिटी का है क्या, कि अगर डेंसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर इस लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होती है तो ये डूब जाएगी, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस लिक्विड के डेंसिटी से कम होती है तो ये तैरने लगेगी, और अगर इसकी डेंसिटी इस लिक्विड के डेंसिटी के बराबर होती है तो ये जस्ट सेम एज ए लिक्विड बिहेव करेगी, कहीं पे भी रख दो उस सेम लेयर पे, वहीं पे फंसी की फंसी रह जाएगी। तो देखो, बाकी सब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मान सकते हैं। ठीक है, तो ρ2 माइनस ρ1 में ही सारा खेला है, ρ2 माइनस ρ1। तो जब ये क्या हो रही है, जब W माइनस W इज ग्रेटर देन, जब ये वाली पार्ट ग्रेटर हो रही है तो क्या हो रहा है कि लिक्विड की डेंसिटी जो है, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, किससे, सॉलिड की डेंसिटी से, है ना। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम हो जा रही है, तो इसके वजह से ये सिंक हो जा रहा है। जब इसका उल्टा हो रहा है, जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो रही है सॉलिड के डेंसिटी से, मतलब कि कुछ इस तरह से, तब वो क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है। जब दोनों की डेंसिटी बराबर हो रही है तब क्या हो रही है, वो बीच में कहीं फंसी रह जा रही। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज पानी में तब तैरती है जब उसकी डेंसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पानी में तब तैर सकती है, फिर किसी भी लिक्विड में तब तैर सकती है जब उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से या फिर पानी से कम हो, है ना। अभी आप फिर वो शिप वाला एग्जांपल ले आओगे कि सर शिप तो उसकी, वो तो लोहे की बनी होती है, वो कैसे तैर जाती है, लोहे की डेंसिटी तो पानी की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है। तो देखो, शिप का शेप वैसा होता है ना कि उसके नीचे का जो पार्ट है ना उसको हॉलो रखा जाता है, हॉलो मतलब कि खोखला। तो कोई भी हॉलो चीज़ है ना वो पानी में तैर जाती है ना। उसको आप अगर भर दोगे, उसी अगर शिप में एक छेद कर दिया जाए जहाँ से पानी घुस जाए अंदर, तो वो शिप क्या हो जाएगी, डूब जाएगी।
ठीक है, तो यही कुछ कंसेप्ट था डेंसिटी वाला। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के फिजिक्स को हमने समझा है। क्या समझा है कि W माइनस डब्ल्यू मतलब जो ऑब्जर्व्ड वेट है उसका, वो अगर नेगेटिव हो रही है, वो अगर नेगेटिव कब हो रही है, वो नेगेटिव कब होगी, जब ये बड़ा होगा, ये वाला टर्म बड़ा होगा, मतलब वेट इनसाइड द लिक्विड जब बड़ा होगा तब वो क्या हो जा रही है, डूब जा रही है, तब वो सिंक हो जा रही है। जब वो पॉजिटिव हो रही है तब वो तैर रही है, जब वो बराबर हो रही है तब भी वो तैर रही है, बट किसी भी एक पॉइंट में वो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब तैरने के लिए या तो बराबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर नेगेटिव हुआ तब तो भैया नैया डूब गई। ठीक है, तो ये हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन में समझा है। अब इक्विलिब्रियम क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझते हैं, मतलब कि इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटेशन को समझते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटेशन मतलब पहला ही रूल ये है कि फ्लोट तभी करेगी जब उसका जो ऑब्जर्व्ड वेट है वो क्या है, वो एटलीस्ट जीरो होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट ऑब्जर्व्ड वेट एटलीस्ट जीरो, मतलब कि पानी के बाहर उस ऑब्जेक्ट की वेट और पानी के अंदर उस ऑब्जेक्ट की वेट क्या होगी, बराबर होनी चाहिए, तभी एटलीस्ट वो फ्लोट कर सकती है। तो ये पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन कहता है। दूसरा क्या कहता है, बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ बायंसी मस्ट बी अलोंग द सेम लाइन। सेंटर ऑफ बायंसी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम जानते हैं। तो सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कुछ इस तरह से अनइवन एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायंसी है, वो अलग अलग कैसे है। देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट से सपोज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है, मतलब जहां पे इसका पूरा वेट कंसंट्रेटेड है, पूरा मास कंसंट्रेटेड है, वहीं से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगती है। हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास में भी हमने पढ़ चुका है। लेकिन इस पे जो बायंसी लग रही है, मतलब जो अपथ्रस्ट लग रहा है, वो किसी एक पॉइंट पे लग रहा है जो कि इसे ऊपर धकेल रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से ही लगे। अगर वो इवन शेप हुआ, मतलब कि एक स्क्वायर शेप, क्यूब से शेप का कुछ एक हुआ, तो इसके सेंटर से ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है और इसके सेंटर के ऊपर से ही बायंसी लग रही है। बट अगर इवन नहीं हुआ, कुछ इस तरह का अटपटा सा आलू वाला शेप हुआ, तो फिर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायंसी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। तो ये क्या कहता है, दूसरा लॉ क्या कहता है कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी सेम लाइन में होगी तभी ये फ्लोट कर पाएगा। मतलब एटलीस्ट ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है और सेंटर ऑफ बायंसी लग रही है, भले ही सेम लाइन में लगनी चाहिए, सेम पॉइंट पे ना हो, अगर सेम लाइन में भी है तो ये फ्लोट करेगी। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, द बॉडी विल बी इन स्टेबल। अच्छा, इक्विलिब्रियम में भी दो कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हर एक बॉडी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यही होता है। इक्विलिब्रियम तो आपको समझ आया। अब देखते हैं ये तीसरा वाला क्या कहता है, द बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if the center of gravity of the body lies vertically below the center of buoyancy। मतलब यही ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सेंटर ऑफ बायंसी के, ये है, इस पे सेंटर ऑफ बायंस फोर्स ऊपर से ही लगता है ना, इस डायरेक्शन में लगता है, तो सेंटर ऑफ बायंसी के अगर वर्टिकली एकदम नीचे हो तभी सेंटर ऑफ तभी ये क्या हो सकता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर मैं इस पे थोड़ा सा भी ऐसे फोर्स डालूं ना, थोड़ा सा ऐसे करके इसे हिला दूं, तो ये वापस से इसी शेप में आ जाएगी, वापस से क्या हो जाएगी, इसी शेप में आ जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कोई एक शेप है ऐसे कुछ, ठीक है, इसको मैं बस पकड़ के रखा हूं, लेकिन जैसे इसे मैं छोड़ूंगा ना तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगी। स्टेबल मतलब थोड़ी सी हिलडुल के अपने आप पोजीशन सेट कर लेगी। पोजीशन कुछ इस तरह से सेट करेगी कि फिर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी के नीचे आ जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है कि इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो सेंटर ऑफ बायंसी के ऊपर है। ठीक है, सपोज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई ये वाली पॉइंट, और सेंटर ऑफ बायंसी ये वाली पॉइंट हो गई। ठीक है,
तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कब होगा? जब ऐसा कंडीशन होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना कि एक बॉडी अपने सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो यूज करती है ना। इसलिए कभी कभी हम जब खड़े होते हैं, हम अटेंशन में ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, हम तो इक्विलिब्रियम में हम हिल नहीं रहे, लेकिन वो अनस्टेबल है। जब तक आप थोड़ा ऐसे हिल के खड़े नहीं होते या फिर टिक के खड़े नहीं होते, तब आपको लगता है कि हाँ अभी मैं रेस्ट वाले पोजीशन पे हूँ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप ऐसे टिक के खड़े हो रहे हो ना, किसी से भी आप लद के खड़े हो रहे, कुछ भी है, तो आपकी बॉडी जो है ना वो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करती है, तो तभी आपको रेस्ट महसूस होता है। लेकिन आप जब अटेंशन में खड़े होते हो तो आपको लगे मैं तो एकदम स्ट्रेट खड़ा हूं, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आपकी बॉडी हमेशा चाहेगी कि मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाऊं। इसलिए जब भी स्कूल में कहा जाता है ना अटेंशन एंड स्टैंड एट ईज, तो इस पोजीशन में हमें थोड़ा रेस्ट महसूस होता है, ठीक है। एवरीथिंग इज फिजिक्स, ओके। और इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज अबव द सेंटर ऑफ बायंसी। अच्छा, सेंटर ऑफ बायंसी को फिर से समझाता हूं कि देखो जो ये बायंट फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसे हम कहते हैं कि ग्रेविटी खींच रही है नीचे। कहां से खींच रही है? किस पॉइंट से खींच रही है? तो किसी एक पॉइंट से खींच रही होगी, तो उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। वैसे ही बायंट फोर्स में भी है कि उसे ऊपर धकेल रही है। कौन से पॉइंट से ऊपर धकेल रही है? ठीक है, फोर्स है तो उसकी एक डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट से ऊपर धकेल रही है, ठीक है, तो उसे सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। अगला टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पानी में क्या जरूरत है, मतलब फ्लूइड्स में क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे ना वो होगी सरफेस टेंशन की, है ना। तो सरफेस टेंशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब ही नाम में ही पता चला कि मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, ये काफी शॉर्ट रेंज की होती है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स हमें पता है। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब कि जिसकी रेंज बहुत कम होगी, मतलब उसे थोड़ा सा अगर ज्यादा डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी फोर्स खत्म हो जाती है। लेकिन वही ग्रेविटेशनल फोर्स को देखो, इसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, है ना, कि ऊपर से हम कितने भी ऊपर से नीचे गिराते रह रहे हैं तो ये फिर भी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एट सर्टेन पॉइंट। हालांकि हाइट के साथ इसकी ग्रेविटी क्या होती है, कम होते जाती है। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही छोटे रेंज का फोर्सेस है। मतलब कि इसे कहा जाता है F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 7। मतलब अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इसकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी? R टू दी पावर 7 पे, वो भी इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसे शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? शॉर्ट रेंज फोर्स है एंड इट इज इलेक्ट्रिकल ओरिजिन फोर्स। इलेक्ट्रिकल ओरिजिन फोर्स मतलब कि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस एटम्स में क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स रहती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक ओरिजिन फोर्सेस, ठीक है। मतलब कि उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वजह से ही, उनके अट्रैक्शन के वजह से ही, रिपल्शन के वजह से ही ये फोर्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या होती है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है कोहेसिव, एक होती है एडहेसिव। तो को वाली वर्ड जब भी आए, कोहेसिव टाइप की वर्ड जब भी आए, तो मतलब समझना कि सेम मटेरियल में सॉरी, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग्स द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। जब सेम सब्सटेंस मतलब एक ही मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम कहते हैं कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। बट अगर ये सब्सटेंस अलग अलग हो जाते तो इसे हम कहेंगे क्या? एडहेसिव, ठीक है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा सर? कोहेसिव, एडहेसिव दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। लाइक
नाम से थोड़ा सा तो डिफरेंट है ही, कोहेसिव है, ये एडहेसिव है, लेकिन इसमें आप कह रहे हो कि सेम सब्सटेंस। तो सेम सब्सटेंस मतलब अरे देखो भाई, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होती है ना, कोई भी सॉलिड, जैसे कि मेरे हाथ में ये स्टाइलस ही है, ये भी एक सॉलिड है ना, ठीक है, ये अपना शेप कैसे मेंटेन करके रख रही है, लेकिन पानी होती या फिर गैस होता तो वो अपना शेप मेंटेन करके नहीं रख सकती है। मतलब कि कोहेसिव फोर्स लिक्विड में और गैस में कम होता है। अच्छा, इस पे हम बाद पे आते हैं, पहले हम समझते हैं कि सॉलिड में ऐसा क्या होता है। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बीच में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये आपस में ना एक अट्रैक्शन बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम मटेरियल का है। अगर ये आयरन का है, पूरा सपोज करते हैं कि ये जो बॉक्स है ये आयरन का है, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, आयरन की है, ये भी मॉलिक्यूल क्या है, आयरन की है। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, सेम सब्सटेंस के है। दोनों के बीच का फोर्स को क्या बोल देंगे, कोहेसिव, है ना। सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसी जस्ट कोहेशन के वजह से ही सॉलिड जो है वो अपना शेप मेंटेन करके रख सकती है, ठीक है। तो कोहेजन फोर्स जो होता है या फिर कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, समझ में आ गई कि कोहेसिव फोर्स क्या है। एडहेसिव क्या है, एडहेसिव मतलब कि कोई दूसरे सब्सटेंस का, जैसे कि फेविकॉल हम यूज करते हैं, ठीक है, फेविकॉल हम यूज करते हैं। तो जैसे कि एक लकड़ी है, सपोज ये एक फ्रेम वाली लकड़ी है, इसको कुर्सी की एक टांग टूट गई तो हमने यहाँ पे फेविकॉल लगाया और इसने जोड़ दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, तो फेविकॉल में जो मॉलिक्यूल्स है उसके और इस वुड के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच का जो फोर्स जो उसे अट्रैक्ट करके रख रहा है, चिपक के रख रहा है, उसे हम कहते हैं क्या, एडहेसिव फोर्स। उसे क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो समझ में आ गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। मतलब आपको पूरा डीप जाना है, अंदर जाना है, देखना है कि हाँ भैया दो मॉलिक्यूल आपस के बीच में कुछ फोर्स, कुछ अट्रैक्शन लगा के बैठे हैं। तो अगर वो सेम सब्सटेंस वाला है तो इसकी वजह से, जैसे कि सॉलिड के केस में, और अगर डिफरेंट सब्सटेंस का है कि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग सब्सटेंस के हैं, तो ये एडहेसिव फोर्स है, ठीक है। समझ में आ गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाले हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, केमिस्ट्री में भी काम आने वाली है। अच्छा, ये एडहेसिव का एक दो और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया, है ना। दो ईंटों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट लगा देते हैं, फिर वो सूख जाती है ना। तो वो क्यों जुड़ी हुई है, एडहेशन की वजह से, ठीक है। जब आप पेन से लिख रहे हो, ये तो मैग्नेटिक बोर्ड है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट आप जब पेन से या फिर पेंसिल से अपने नोटबुक पे लिखते हो तो वो जो लिखी हुई, जो भी आप सपोज ए लिखा आपने, तो वो ए लिखा हुआ जो आ गया पेपर पे, वो चिपक के रह गया पेपर पे, वो क्यों, क्योंकि इंक की जो मॉलिक्यूल है, पेपर की जो मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वही एडेशन है, ठीक है। इसी वजह से वो चिपक के रह जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम जाने अनजाने में फिजिक्स को यूज़ किए जा रहे हैं, बट उसके बारे में अभी नहीं पढ़े। तो ये वो सब चीज़ें हैं, ठीक है, एडहेसिव एंड कोहेसिव। अगला एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या, सरफेस टेंशन, है ना। तो इसमें बहुत सारे बड़े छोटे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, जैसे कि पानी जब गिरती है तो हमेशा स्फेरिकल शेप में ही क्यों होती है। पानी जब, या फिर पानी की बूंद जब आप देख रहे हो, जब बारिश हो रही है तो हमेशा गोल स्फेरिकल शेप में ही क्यों हो रही है। आप अपने एक एक ड्रॉपर जो होती है ना, जिससे वो दवाई या फिर कान वगैरह में दवाई डालते हैं, या फिर कोई किसी चीज़ में मिलाने के लिए जो ड्रॉपर यूज़ करते हैं, तो उससे भी आप ड्रॉप डालो तो स्फेरिकल शेप में, कुछ इस तरह के शेप में ही होती है। ऐसा क्यों, ठीक है। ये इंसेक्ट्स, मच्छर पानी में डूब क्यों नहीं जाते, तैर जाते हैं या फिर पानी में दौड़ जाते हैं, ऐसा क्यों। अगर हमने किसी भी एक छोटी सी पिन को या फिर ऐसे सेफ्टी पिन को अगर पानी में धीरे से ऐसे गिराया तो उस पर स्टेबल हो जाती है, बट अगर सीधा थोड़ा सा इस पर फोर्स ज़्यादा लगाए तो वो अंदर डूब जाएगी। बट ये तो लोहे की है या फिर मेटल की है, हम बोल सकते हैं ना। ऐसा क्यों होता है, तो सारे चीज़ों का जवाब है सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन में। तो देखो, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड की एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने आप को हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करने की कोशिश करती है फॉर ए गिवन वॉल्यूम, ठीक है।
ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम जो मिनिमम सरफेस एरिया होती है ना, वो हमेशा स्फेरिकल केस में ही होती है। ठीक है, कैसे? देखो, जब आपके पास सपोज एक पेज है, ठीक है, आपके पास एक क्या है, पेपर है, तो आपने उसमें कुछ लिखा, बट आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, कोई आपको देखने आ गया, तो आप क्या करते हैं, फट से उसे गोल कर देते हैं ना, गोल करके हम जेब में डाल लेते हैं या फिर कभी कभी मुंह में भी डाल लेते हैं, है ना। तो वो जो गोल करके डाल लेते, क्यों गोल किया आपने? क्योंकि स्फेयर में सरफेस एरिया क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, जब बेड पे बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए होते हैं तो आप क्या करते हो, सारे को उठा के एक साथ एक गोल जैसा बना के उसको चेयर पे फेंक देते हो। तो ये नहीं सोचा कि इसको ये गोल वाली ही शेप क्यों बनाई हमने? क्योंकि सरफेस एरिया कम है, चेयर में सरफेस एरिया कम है, तो उसमें जो गोल शेप होगी तो वो आराम से उसमें रह जाएगी। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड, देखो जाने अनजाने में फिर से फिजिक्स का यूज किया है, तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि ये हमेशा अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से फॉर ए गिवन अमाउंट, ये गिवन वॉल्यूम, इसकी जो शेप होगी, जो मिनिमम सरफेस एरिया होगी, वो हमेशा स्फेरिकल होगी, इसलिए हमेशा स्फेरिकल शेप में ड्रॉप गिरती है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है लिक्विड की? ठीक है, तो एक और लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि इसकी जो अपर सरफेस है, जो लिक्विड की सरफेस है, वो ना एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसी काम करती है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया, जैसे कि ट्रैम्पोलिन आपने देखा होगा, है ना, जिसपे हम जाके कूदते हैं तो वो हमें ऊपर की ओर धकेलती है ना। तो ऐसे ही लिक्विड अपने सरफेस पे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसी बना देती है। इसी मेम्ब्रेन के वजह से क्या होती है, जब भी ये मच्छर वगैरह जब थोड़ा सा इस पे वजन लगाती है तो ये डूबती नहीं है, ये जस्ट उस पे बैलेंस होके रह जाती है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट, ऑब्वियसली एट रेस्ट पे, बाय वर्च्यू ऑफ इट लिक्विड सरफेस टेंड्स टू ऑक्यूपाई अ मिनिमम सरफेस एरिया बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो ये जो मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन कर रही है, तो ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसी है मेंटेन करिए। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जस्ट एक ट्रैम्पोलिन जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी इसे अगर आप धीरे से गिराओगे तो ये मेम्ब्रेन पे क्या होगी, बाउंस जैसी करने लगती है। बाउंस जैसे होते हैं ना, जैसे हम वो ट्रैम्पोलिन पे जब हम कूदते तो वो क्या होती, नीचे आती। अच्छा, सरफेस टेंशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। देखो, तो एक दूसरी कोई लिक्विड की ड्रॉप जब पानी में डाली जा रही है तो ये क्या होना चाहिए, आइडियली हमें क्या जानते हैं कि ये डूब जाना चाहिए, लेकिन ये बिहेव कैसे कर रही है। देखो, ये जो लिक्विड की सरफेस है, ये बिना इसे डुबाए इसे ऊपर की ओर धकेल रही है, जस्ट लाइक अ ट्रैम्पोलिन। जैसे ट्रैम्पोलिन पे हम कूदते हैं तो वो थोड़ी सी नीचे जाती है और फिर हमें ऊपर की ओर ढकेलती है, तो वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में क्या समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो देखो कैसा हो रहा है, फिर से एक बार देखो, ये आई, ये मेम्ब्रेन बनाई इलास्टिक जैसा और फिर इसे वापस धकेल दी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यही है लिक्विड की प्रॉपर्टी, है ना, कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। ये क्यों फॉर्म होती है इसको समझते हैं। तो अब क्वेश्चन आता वाई सरफेस टेंशन, क्यों है सरफेस टेंशन, दिखाता हूं मैं। तो देखो कि सपोज ये मैंने एक लिक्विड, एक कंटेनर ले लिया, इसमें लिक्विड है और इस लिक्विड की बहुत सारी मॉलिक्यूल्स है, कुछ यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, हर जगह पे, और सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड की मॉलिक्यूल्स। तो देखो, जो नीचे वाली मॉलिक्यूल्स है ना, उस पे कैसे फोर्स लग रही है, इस मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स लगी। ठीक है, इस मॉलिक्यूल की वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, इसकी वजह से, हर दिशा से इसमें फोर्स लग रही है। ठीक है, लेकिन जो सरफेस वाली मॉलिक्यूल्स है, इसका इंटरेक्शन सिर्फ नीचे वाले से हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है, नीचे वाले से और इसके साथ में जो इसके लेवल में है उस वाले से, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है और इस पे जो हो रही है, ये काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए क्या होता है ना कि ये जो सरफेस वाली मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में बहुत अच्छा सा एक जुड़ के रह सकते हैं, आपस में जुड़ के रह सकते हैं। अच्छा, तो आपस में इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है जो लेवल में है वो। ठीक है, इसी वजह से क्या होती है, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है ना, इससे थोड़ा ज़्यादा होती है।
इस वाले मॉलिक्यूल्स में अगर आप नीचे जाओगे उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, और इसी वजह से वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करती है। मतलब कुछ भी चीज़ डालो तो वो कुछ, अगर ऑब्वियसली वेट बहुत ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा, अगर से बैलेंस करके आप रखो, जैसे कि ये मच्छर है, जैसे कि ये पिन है, तो वो बैलेंस वहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं सरफेस टेंशन। यही था रीजन वाई सरफेस टेंशन। मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मेजरमेंट क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट ये लेंथ क्या है देखते हैं, इसके स्टेटमेंट को समझेंगे ना तो पूरी बात समझ में आएगी कि सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ लाइन which is imagined to be drawn tangentially anywhere on the surface of the free surface of the liquid. ठीक है, at rest it acts in the right angles to the line on the both side of the tangent to the liquid surface. देखो, अगर ये लिक्विड की एक सरफेस है, मान लो ये लिक्विड का एक टॉप मोस्ट सरफेस है, ठीक है, आपने एक ग्लास में पानी रखा तो उसका टॉप सरफेस क्या आता है? सर्कुलर आता है ना। तो इसी सरफेस पे अगर मैं एक लाइन कंसीडर करता हूं, एक यूनिट लेंथ की एक लाइन मैं कंसीडर कर लेता हूं, इमेजिनरी लाइन, तो इस लाइन पे जो फोर्स लगती है ना सरफेस टेंशन, वो कुछ, इस लाइन पे जो फोर्स लग रही है वो हमेशा ना ऐसे टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर लगेगी हर डायरेक्शन में, लाइक दोनों डायरेक्शन में, सॉरी राइट लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लगेगी। ठीक है, तो इसी फोर्स को पर यूनिट लेंथ हम कहते हैं क्या? सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो ये फोर्स क्या हो जाएगी? S इंटू L। ठीक है, सरफेस टेंशन की SI यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। इसकी अगर हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की, तो mL0 T-2। ठीक है, mL0 T-2। समझ में आ गई बात? अब देखो, सरफेस टेंशन जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हम बता नहीं सकते कि इसी डायरेक्शन में सरफेस टेंशन काम कर रही है, इस डायरेक्शन में नहीं कर रही, इसीलिए इसे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो सरफेस टेंशन को अब तक हमने समझ लिया है। अब दूसरी टॉपिक जो आती है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है सरफेस एनर्जी की। तो क्या होती है ये सरफेस एनर्जी? देखो, सरफेस टेंशन हमें पता चल गया है कि कोई भी, अगर सपोज करते ये जो इमेज में दिखा रहा हूं ना कि ये एक वायर है, ठीक है, फिक्स्ड है, और ये जो वायर है PQ, ये जो वायर है PQ, ये क्या है? ये मूव हो सकती है, ठीक है, और इसमें कोई एक फिल्म है। फिल्म मतलब कि जैसे सोप बबल का आप अगर फिल्म बनाते हो ना, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बार आपने मेले वगैरह में देखे होंगे कि वो कैसे करके सोप वाले जो सोल्यूशन होते हैं उसमें एक गोल सा वायर सा कुछ लेके जिससे बुलबुला बनाते हैं, तो पहले एक फिल्म बनती है। तो वैसे ही एक फिल्म बनी हुई है, ठीक है, एक पतली सी परत जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में? तो इसमें क्या है कि सरफेस टेंशन क्या हो रही है? इसकी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है हर टाइम पे, है ना, इसे खींच के रख रही है हर एक डायरेक्शन से, ठीक है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। यही तो सरफेस टेंशन है, ये लिक्विड की इस अपर सरफेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे इसकी सरफेस एरिया को बढ़ानी पड़ी, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि इसकी सरफेस एरिया, जो कि अभी सपोज इसका नाम कर देते ABPQ, जो अभी फिलहाल एरिया है, उसको मैं बढ़ा के ABP-Q- तक करूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर जो वायर है जो मूव कर सकता है, इसे उस तरफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसकी एरिया बढ़ाने के लिए मुझे PQ वाले वायर को बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे की तरफ फोर्स करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ओके, नाउ ये फोर्स किसके अगेंस्ट हो रहा है? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हो रहा है ना। यहां पे फिल्म में क्या है? सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन के अगर अगेंस्ट हमने फोर्स अप्लाई किया और हमने यहां तक मूव कर लिया, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस मूव किया, इससे आगे अगर मूव करे तो ये फिल्म क्या होगी? फट सकती है।
ठीक है, तो ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक हमने सपोज मूव कर लिया, तो ये जो फोर्स लगा है, ये जो वर्क डन किया हमने यहां से यहां तक आने में, सपोज डेल्टा एक्स, तो वो जो वर्क डन है अगेंस्ट द सरफेस टेंशन दैट विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी एनर्जी को हम कहेंगे क्या, उसी एनर्जी को कहेंगे हम सरफेस एनर्जी। ठीक है, स्टेटमेंट को समझते हैं कि सरफेस एनर्जी ऑफ अ गिवन लिक्विड is defined as the amount of work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of a given area at a constant temperature provided, यहां पे कंडीशन क्या है, throughout the process जो भी हमने वर्क डन किया है उस वर्क डन के प्रोसेस में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो समझ में आ गई बात कि ये इसमें हर तरफ से क्या हो रही है, सरफेस टेंशन लग रही है। सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में अगर हमें कुछ वर्क करना है, वो वर्क क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसके सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और ये वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, और वही वर्क विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जो जिसे हम कहते हैं क्या, सरफेस एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी। अब इसके एक्सप्रेशन को समझते हैं, सरफेस एनर्जी के एक्सप्रेशन को समझते हैं, कैसे हम सरफेस एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो पहले तो देखो सरफेस एनर्जी होती क्या है, वो हमने डिस्कस किया अभी कि सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में जो हम वर्क कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन फिल्म में ऐसे लग रही है। ठीक है, ये एक सरफेस क्या हुआ, इसके पीछे वाले जो सरफेस होगा ना उसका भी सेम सरफेस टेंशन होगा, तो उन दोनों के अगेंस्ट में हमने एक फोर्स लगा दिया F। तो सपोज करते ये PQ है और इसकी लेंथ जो है वो L है, और अभी हमने इसे थोड़ा सा मूव किया P' Q' तक, तो इसकी पहले लेंथ थी X, सॉरी ब्रेथ थी X, अभी इसकी ब्रेथ होगी डेल्टा X। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू 2 इंटू एस इंटू एल, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। ये हमने सरफेस टेंशन के लाइक एक्सप्रेशन में देखा था, एस इक्वल्स टू एफ बाई एल। तो यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई किया है, देखो 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इस फिल्म की तो 2 सरफेस है। 2 सरफेस कैसे सर, थिन फिल्म है, ये एक फिल्म है, ठीक है, एक पतली सी परत मेम्ब्रेन। तो ये सरफेस टेंशन फेनोमेना होती क्या है, सरफेस फेनोमेना होती है, सरफेस पे लगती है। तो कौन सी वाली सरफेस, जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है वो वाली सरफेस। तो अगर ये फिल्म है, इसके ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, तो सरफेस कितनी हो गई, ये एक, ये एक। तो इसलिए ट्वाइस मल्टीप्लाई किया हमने 2s इंटू एल। ठीक है, तो अभी देखो डिस्टेंस इसने मूव कर लिया कितना, डेल्टा एक्स। तो वर्क डन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता ही है हमें, फोर्स इनटू डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई वर्क डन। तो फोर्स की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी, 2s इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये एल इंटू डेल्टा एक्स, इसको क्या कह सकते हैं हम, ये इसकी एरिया क्या है, पहले फिल्म की एरिया क्या थी, अगर ये लेंथ एल है, ये एक्स है, तो इसकी एरिया क्या थी, एक्स इंटू एल। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी एरिया कितनी बढ़ गई, दैट मीन्स डेल्टा ए कितनी हो गई, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू एल। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ का देखें हम, राइट, बोथ साइड, मतलब इस तरफ भी और उस तरफ भी, जैसे 2 सरफेस है, तो उसमें क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स, डेल्टा ए कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ए। तो इसके जगह पे मैं एस इंटू डेल्टा ए लिख सकता हूं, इतना हमने वर्क डन किया है अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यही वर्क डन क्या है, दिस इज ओनली द सरफेस एनर्जी, एस इंटू डेल्टा ए। यहां पे हमने क्या कंसीडर किया है, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर ये जो वर्क डन होगा वही सरफेस एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया करेंगे तो हमें सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर मैं एक लिक्विड ड्रॉप की बात करता हूं, ये लिक्विड ड्रॉप है, पानी वाली ड्रॉप है, पानी नहीं कोई भी लिक्विड की ड्रॉप हो सकती, तो इसका सरफेस एनर्जी कितना होगा, इसका सरफेस एनर्जी सिंपली आप बोलोगे कि सर एस इंटू इसकी एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर।
आर क्या है, इसकी रेडियस। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में ये सरफेस एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, E इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, S, इसकी सरफेस टेंशन, लिक्विड की सरफेस टेंशन इंटू 4πr²। अगर मैं एक बबल की बात करता हूं, ठीक है, सिम बबल की बात करता हूं, अब कितनी हो जाएगी सरफेस एनर्जी, तो फिर से आप बोल दोगे सर S इंटू 4πr², लेकिन यहां पे गलत हो जाएगा। क्यों? बबल में क्या ऐसा डिफरेंट है जो लिक्विड ड्रॉप में है? तो देखो ये भी स्फेयर है, ये भी स्फेयर है, लेकिन लिक्विड ड्रॉप के अंदर लिक्विड ही है, लेकिन बबल के अंदर एयर है, बाहर एयर है। तो फिर से दो सरफेस हो गई, है ना, दो सरफेस हो गई। तो सिंपली हमने क्या करना है, 2s इंटू 4πr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बबल, ये कर देनी है। तो ये हमने सरफेस एनर्जी के कंसेप्ट को समझा है, लिक्विड के लिए क्या होगा और बबल के लिए क्या होगा ये भी हमने समझा है। तो अब बात करते हैं एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस के बारे में। तो पहले कर्व्ड सरफेस ये वाली इसको समझते कि क्या है ये कर्व्ड सरफेस, है ना। लिक्विड में कर्व्ड सरफेस का क्या काम है, ऑप्टिक्स में तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखो क्या होती है कर्व सरफेस की, लिक्विड्स की अलग अलग नेचर होती है। कुछ लिक्विड्स ऐसी होती है जैसे कि वाटर H2O जो एक लोअर मिनिस्कस फॉर्म करती है ना। क्या फॉर्म करती है, एक लोअर मिनिस्कस, मतलब ऐसा गड्ढा जैसा आपको दिखने को मिलेगा जब भी आप पानी को किसी टेस्ट ट्यूब में रखते हो, फिर किसी छोटे ट्यूब में रखते हो, तो है ना। छोटे ट्यूब में मैं बड़ा ग्लास क्यों नहीं कहा, क्योंकि वहां पे वो विजिबल नहीं होगा, होगा तो वहां पे भी, लेकिन वहां पे विजिबली बहुत कम होगा। बट अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब छोटे वाले ट्यूब में रखते हो तो वहां पे आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो ये कोई लिक्विड जैसे कि पानी, वो क्या करती है, एक लोअर मिनिस्कस फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, लोअर मिनिस्कस, मतलब इसकी टेंडेंसी होती है कि ये थोड़ा इस टाइप के शेप में आता है अपने सरफेस पे। बट वहीं अगर देखा जाए Hg यानी कि मरकरी के बारे में, इसको जब ट्यूब में डाला गया ना तो देखा गया कि ये एक अपर मिनिस्कस जैसा फॉर्म किया, एक ऊपर में एक छोटा सा सेमी सर्कल जैसा फॉर्म होके रहता है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये अपर मिनिस्कस लोअर मिनिस्कस समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इससे क्या पता चल रहा है। देखो नॉर्मली अगर आइडियली लिक्विड क्या होना चाहिए, उसकी सरफेस ऐसी होनी चाहिए, सरफेस टेंशन ऐसे टेंजेंशियली होनी चाहिए, दोनों की तरफ सरफेस टेंशन बैलेंस्ड इस तरह से रहना चाहिए। लेकिन कुछ लिक्विड्स में ये इस टाइप से होता है, अपर मिनिस्कस फॉर्म किया हुआ, कुछ लिक्विड में ये लोअर मिनिस्कस फॉर्म किया होता है। तो उस केस में क्या होता है कि सपोज ये जो लिक्विड की सरफेस है, इस पे सरफेस टेंशन कैसे लगती है, टेंजेंशियली लगती है। तो इस तरफ सरफेस टेंशन लगा, इस तरफ सरफेस टेंशन लगा, ठीक है, टेंजेंशियली। ये 2D डायग्राम है, बस इतना ही दिखा सकता हूं मैं, और बाकी के डायरेक्शन नहीं दिखा सकता। तो बाकी के डायरेक्शन आप इमेजिन कर लो, ठीक है। तो सबका अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो सरफेस टेंशन क्या होगा, अंदर की तरफ, क्योंकि टेंजेंशियली है हर एक दिशा में। यहां पे जैसे कि बैलेंस हो जा रहा था, है ना, लेकिन यहां पे वो बैलेंस नहीं हो रहा है, टेंजेंशियली है। तो इसलिए एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो कि इस तरफ होगा, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लोअर मिनिस्कस जैसा फॉर्म किया हुआ ये हो, और ये सपोज मैं बना देता हूं ये पानी का, ठीक है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ऐसा लगता जाए तो इससे बैलेंस करने के लिए भी नीचे की तरफ कुछ होना चाहिए, नहीं तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बट ऐसा तो होता नहीं है, पानी को टेस्ट ट्यूब में डालो उतनी की उतनी रहती है। क्यों? क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए एक एक्सेस प्रेशर, मतलब लिक्विड के इनसाइड से एक प्रेशर है जो इसके जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है, वो लगती रहती है, और उसे हम कहते हैं क्या, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। क्या, एक्सेस प्रेशर,
ठीक है। अब वैसे ही देख लो कि जब अपर मिनिस्कस फॉर्म किया हुआ है, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें अपर मिनिस्कस फॉर्म किया, अपर मिनिस्कस यानी कि सपोज कर लेते ये मरकरी वाली लिक्विड है, तो इसमें कैसे हो गया टेंशन, देखो सरफेस टेंशन ऐसे टेंजेंशियली, यानी इसका जो नेट सरफेस टेंशन है, नेट फोर्स जो है सरफेस टेंशन की वजह से वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अगेन अगर इसमें इसको कोई बैलेंस करने वाली फोर्स इसमें ना हो तो ऑब्वियसली इसकी वॉल्यूम घट जाएगी, बट ऐसा होता है नहीं होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जस्ट इसके ऑपोजिट तरफ एक लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रही है उसे कहते हैं क्या, एक्सेस प्रेशर। नहीं, लिक्विड की वजह से जो फोर्स नहीं, जो इसे बैलेंस कर रही है इस प्रेशर को, उसे ही हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर, फोर्स नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात, एक्सेस प्रेशर क्या होती है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर क्या होती है, देखो तो एक्सेस प्रेशर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, कभी भी आपको याद नहीं आ रहा हो तो एक मैं ट्रिक बताता हूं। एक्सेस प्रेशर हमेशा कनकेव से कन्वेक्स वाली साइड में काम कर रहा हो। यहां पे देखो डायरेक्शन ऐसा है, मतलब एक्सेस प्रेशर इस तरफ काम कर रहा है ना। कनकेव है ये कनकेव वाली साइड है और ये कन्वेक्स वाली साइड है, तो कनकेव वाली साइड से कन्वेक्स वाली साइड में काम करता है। वैसे इधर भी देख लो, ये कनकेव वाली साइड है, ठीक है, और ये कन्वेक्स वाली साइड है, तो एक्सेस प्रेशर कनकेव से कनकेव वाली साइड में काम करता है। ये याद रखने के लिए आप इसको नॉर्मली अगर एग्जाम में भूल गए या फिर कुछ होता है कि समझ में नहीं आ रहा, तो ये छोटी सी चीज याद रख लो कि कनकेव से कन्वेक्स वाली साइड में यूज होती है। फिजिक्स से हम कैसे समझ सकते हैं कि जिस तरफ नेट फोर्स होगा सरफेस टेंशन का, उसको बैलेंस करने के लिए एक लिक्विड के अंदर से जो प्रेशर लग रही है, जो इसको बैलेंस कर रही है, वॉल्यूम को मेंटेन कर रही है, उससे हम कहते हैं क्या, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल एंड लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो सोप बबल के अंदर का कैसा होगा, क्या होगा एक्सेस प्रेशर। तो देखो एक्सेस प्रेशर जब हम पढ़े थे, हमने तो ये कहा था कि जो लिक्विड की जो प्रेशर होती है, जो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट काम कर रही है, उसे हम एक्सेस प्रेशर कह रहे हैं। बट ये सोप बबल में के अंदर तो एयर है, तो देखो अगर सोप बबल को ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक पतली सी फिल्म है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके अगर देखूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि इसके अंदर एयर है, बाहर एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर भी एयर है, और ये सोप की बबल एक बलून जैसी बनी हुई है, ठीक है। मतलब ये इसका एक फिल्म है, ये इसका एक फिल्म है, ठीक है। दो सरफेस होते हैं मैं बताया था। तो सपोज करते इसके अंदर की जो प्रेशर है वो P है, और इसके अंदर की प्रेशर क्या है, वो इसके बाहर की प्रेशर है वो P0 है, ठीक है। अब एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट तभी आएगा जब क्या होती है, पहले तो देख लो कि सरफेस टेंशन के वजह से सोप बबल क्या चाहेगी कि अपने एरिया को ये मिनिमम करके रखे, ठीक है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करके रखे। तो ऐसे ही बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ये मिनिमाइज होती जाएगी, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब अंदर का प्रेशर इसे और मिनिमाइज होने नहीं देगा, ठीक है। अंदर का प्रेशर इसे और मिनिमाइज होने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ जाएगी, जैसे जैसे ये वॉल्यूम घटती जाएगी, सरफेस एरिया घटती जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रेशर बढ़ते जाएगी। तो ये एक्टिव पॉइंट जब ये और ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है, मतलब ये प्रिवेंट करेगा और ज़्यादा इसे छोटा होने में, उस समय पे क्या होगी, एक्सेस प्रेशर लगेगी, ठीक है। और वो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगी, P माइनस P0 इक्वल्स टू 4T/R। यहां पे T क्या है, T में लिख देता हूं, ये है सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। T है सरफेस टेंशन, इसे हम लिखते हैं डेल्टा P इक्वल्स टू 4T/R। अच्छा 4T क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे दो फिल्म है, 1 1, ठीक है। तो वैसे 2T/R इंटू 2, ठीक है। तो दो फिल्म है, मतलब दो सरफेस है, मैं कहना चाह रहा, ठीक है। वैसे अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर पानी ही है और कुछ है नहीं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ही है अंदर एक ड्रॉप के अंदर, ठीक है। बाहर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो यहां पे जो डेल्टा P होगा यानी कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, वो क्या हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। सेम कंसेप्ट है कि लिक्विड ड्रॉप और छोटा नहीं होना चाहेगी, क्योंकि उसको अंदर से एक
एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए एक पर्टिकुलर वो शेप, मिनिमम शेप आएगी, उस मिनिमम से ज्यादा और नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, तो उस समय पे एक्सेस प्रेशर जो लगेगा डेल्टा पी, वो क्या हो जाएगा 2T/R। ठीक है, 2T/R क्यों? क्योंकि सिर्फ वन फिल्म है, एक फिल्म है। ठीक है, सिर्फ बाहर वाला सरफेस है। फिल्म क्या होता है मैंने बताया था, जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, सिर्फ उस सरफेस को कंसिडर करेंगे। तो ये वाली देखो ना, एक ही तो सरफेस है, लेकिन सोप बबल में दो है, क्योंकि अंदर भी एयर होता है बबल के। समझ में आ गई बात कि एक्सेस प्रेशर सोप बबल के लिए कितना होता है और लिक्विड ड्रॉप के लिए कितना होता है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है इसमें, बस फॉर्मूला पुट करो 2T/R या फिर 4T/R, सिंपल से 4 नंबर आ जाते हैं नीट के एग्जाम में। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एक्सेस प्रेशर। ठीक है, ये देखो पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ एयर बबल इज इनसाइड द लिक्विड ए सिंगल सरफेस इज फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब कि अगर लिक्विड के अंदर ही कोई एयर बबल बनता है, ठीक है, ठीक है, बाहर लिक्विड है ना, और सपोज करते इसकी जो प्रेशर है P1 है और इसकी प्रेशर क्या है P2 है। ठीक है, यहां पे क्या हो रही है, P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1। ओके, अभी देखो जैसे ही एयर बबल पानी के अंदर आ गया, इसकी सरफेस, इसकी जो फिल्म है वो क्या हो गई, एक हो गई ना, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में सिर्फ ये अंदर वाली फिल्म है, बाहर वाली तो लिक्विड के कांटेक्ट में है। समझ में आ गई ना बात। तो इसकी जो एक्सेस प्रेशर होगी दैट इज P2 माइनस P1, और डेल्टा P आप लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हैं हम 2T/R, ये हम लिख सकते हैं। मतलब जब भी एक सोप बबल या फिर कोई भी बबल लिक्विड के अंदर आ जाएगी तो वो लिक्विड ड्रॉप जैसा बिहेव करने लगेगी। ठीक है, अभी देखो दूसरी पॉइंट क्या है, इफ टू बबल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर कनेक्टेड विद अ नैरो ट्यूब, मतलब कि ये एक बबल है छोटा सा, और इससे मैंने एक नैरो पतली सी ट्यूब से एक बड़े वाले बबल से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो भी एयर है ना इसके अंदर, जो स्मॉलर बबल के अंदर एयर है वो इस बड़े वाले बबल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगी, ये जो है छोटे वाली बबल जो है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कब तक श्रिंक होगी, जब तक कि ना वो एक ड्रॉपलेट ना बन जाए। छोटी सी पानी की बूंद जो होती है उसे ड्रॉपलेट कहते हैं। मतलब इस छोटे वाले बबल से सारी एयर निकल के इसमें आ जाएगी बड़े वाले बबल में, और ये जब तक श्रिंक हो जाएगा ना, हवा निकल जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ये कब तक सिकुड़ेगी, जब तक कि ये एक छोटा सा बबल बन जाए। ठीक है, तीसरे पॉइंट देखते हैं कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल कैन आल्सो बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एक्सेस प्रेशर और इनसाइड कर्व्ड सरफेसेस। मतलब कि देखो यहां पे प्रेशर 1 है जो कि अंदर की प्रेशर है, और प्रेशर 2 जो है P2 वो बाहर की प्रेशर है, और एक हमने मान लिया है कि P' जो इस फिल्म की प्रेशर है। ठीक है, तो P1 माइनस P' ये हम लिख सकते हैं क्या 2T/R। ठीक है, 2T/R लिख सकते हैं, एक फिल्म है। ठीक है, और वैसे ही P2 माइनस P' माइनस P2 P' माइनस P2, ये क्या आ जाएगा, ये भी 2T/R, क्योंकि एक ही फिल्म है ये वाली, इसके केस में ये वाली थी। ठीक है, अब देखो P1 माइनस P2 अगर मैं करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, P1 माइनस P2 मतलब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा 4T/R। ठीक है, 4T/R सोप बबल के केस में यही होता है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट सी एक कंसेप्ट था, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा, या फिर ये तो हमें पता ही है कि जब भी कोई लिक्विड एक सॉलिड के कांटेक्ट में आती है तो वो कर्व्ड सरफेस फॉर्म करती है। ठीक है, क्या फॉर्म करती है, कर्व्ड सरफेस फॉर्म करती है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बताता है कि जिस पॉइंट पे उस लिक्विड का कांटेक्ट हुआ उस पॉइंट से अगर उस कर्व्ड सरफेस है, राइट, लिक्विड क्या है, कर्व्ड सरफेस है, जब
सॉलिड के कांटेक्ट में आई, तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में आई वहां से उस कर्व सरफेस पे अगर एक टेंजेंट खींचा जाए तो उसके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, क्लियरली समझाता हूं कि सपोज ये एक पानी की बूंद है, ये इस सॉलिड सरफेस पे गिरी है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये है। इससे अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं जो कि ये सरफेस से होके जाएगी, इस लिक्विड सरफेस से होके जाएगी, तो ये क्या होगी, ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगी, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। ठीक है, तो लिक्विड की ऐसी दो टाइप होती है कि वो लिक्विड या तो वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहती है, जब भी सॉलिड के कांटेक्ट में आती है या तो उस ड्रॉप के जैसी फॉर्म होती है, या फिर उस पर स्प्रेड होती है। तो स्प्रेड होती है मतलब कुछ इस तरह से उसका कांटेक्ट होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस केस में क्या होगा, कर्व सरफेस ये है, इस पे मैं अगर एक टेंजेंट खींचूं और यहां पे मैं बताऊं थीटा, तो ये थीटा हो गई एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, दो क्यों होता है मैं बताता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये पत्तों पे हमने देखा है कि पानी जब गिरती है, बहुत सारे पत्ते ऐसे होते हैं जिसमें पानी स्प्रेड नहीं होती, वो ड्रॉप जैसा फॉर्म हो जाती है ना, ड्रॉप जैसा फॉर्म हो जाती है। केले के पत्ते पे भी आप देख सकते हैं, तो ये ड्रॉप जैसा फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये वो वाली केस है। और कहीं कहीं पे अगर सॉलिड सरफेस पे अगर पानी गिर रही है या फिर कोई भी लिक्विड गिर रही है, तो कभी कभी क्या होता है, वो स्प्रेड हो जाती है कुछ इस तरह, तो ये वो वाली एंगल ऑफ कांटेक्ट है। समझ में आ गया, जब स्प्रेड हुआ तो इस टाइप का, जब ड्रॉपलेट फॉर्म किया तो इस टाइप का। ठीक है, तो इस एंगल ऑफ कांटेक्ट से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी लिक्विड कौन से सॉलिड में सिर्फ स्प्रेड होगी या फिर उस पर ड्रॉपलेट बन के रहेगी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इसकी कितनी होती है। ठीक है, तो देखो इस केस में या फिर ये भी केस में, जब भी ये कांटेक्ट में आ रही है सॉलिड के साथ लिक्विड, तो ये तीन इंटरफेस एक फॉर्म हो रही है। कौन कौन सी तीन इंटरफेस है, फॉर्म नहीं हो रही है, मतलब तीन इंटरफेस हम नोटिस कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो इंटरफेस, एक तो हो गई लिक्विड और सॉलिड के बीच का इंटरफेस, एक सॉलिड और एयर के बीच का इंटरफेस, और एक लिक्विड और एयर के बीच का इंटरफेस। ठीक है, तो हर इंटरफेस के टेंजेंशियली, हर इंटरफेस पे अगर मैं टेंजेंशियली सरफेस टेंशन को देखूं तो वो कुछ इस तरह आएगा। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का इस तरफ है, ठीक है, ये टेंजेंशियली होता है सरफेस टेंशन, ये तो पता ही है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का इस तरफ, लिक्विड एयर इंटरफेस का इस तरफ, सॉलिड एयर इंटरफेस का इस तरफ। ठीक है, और इस लिक्विड एयर इंटरफेस की अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो इस तरफ इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। सेम केस इसके साथ भी है, इस तरफ इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। तो इस वाले फॉर्मूला से, इस वाले अगर मैं सरफेस टेंशन को दोनों तरफ इक्वेट करूं कि इस तरफ सॉलिड एयर इंटरफेस वाली सरफेस टेंशन है और इस तरफ इसका cos थीटा कंपोनेंट प्लस लिक्विड सॉलिड वाले इंटरफेस का इस तरफ होगा, तो नेट फोर्स को इक्वल, अगर नेट सरफेस टेंशन को इक्वल करने से मैं cos थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह निकाल सकता हूं। cos थीटा, इससे हमें क्या पता चलेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्या पता चलेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो cos थीटा इक्वल्स टू सरफेस टेंशन सॉलिड एयर इंटरफेस माइनस सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बाय सरफेस टेंशन लिक्विड एयर इंटरफेस, ये हो जाएगी क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। cos थीटा इक्वल्स टू इतना। तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट की एक्सप्रेशन हमारे पास ये है ना। अभी देखते हैं इसमें अगर दो केस में फॉर्म कर सकता हूं कि केस 1 अगर हो गया कुछ ऐसा कि ये वाली टर्म जो है इससे ज्यादा होगी, मतलब सरफेस टेंशन सॉलिड लिक्विड इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन इंटरफेस सॉलिड एयर। ठीक है, अब क्या होगी, इसके कारण क्या हो जाएगा, जो cos थीटा है ना वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। cos थीटा नेगेटिव यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री यानी कि एक ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, तो हमने दो केस देखा, तो ऑब्ट्यूज एंगल कब फॉर्म हो रहा था, जब ड्रॉपलेट जैसा बना हुआ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगी, जस्ट ड्रॉप जैसा बन के रह जाएगी, जैसे कि वो पत्ते पे पानी था। ठीक है, केस 2 देखते हैं।
केस 2 में अगर ये टर्म ज्यादा है, मतलब सॉलिड एयर इंटरफेस के अलॉन्ग जो सरफेस टेंशन है दैट इज ग्रेटर देन दिस वन, सॉलिड लिक्विड। ठीक है, इस केस में क्या होगा, cos थीटा विल बी पॉजिटिव। सिंपल मैथ्स है, cos थीटा अगर पॉजिटिव हो गए, ये वाली टर्म ज्यादा है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव, तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम यानी कि एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि दिस विल स्प्रेड, दिस लिक्विड विल स्प्रेड, मतलब ये लिक्विड क्या होगी, सॉलिड को भिगो देगी, इस पे स्प्रेड हो जाएगी, जैसे कि हमने वो वाइन के स्टेन्स देखे थे। ठीक है, वाइन वाली जो लिक्विड थी उसके स्टेन्स देखे थे। तो ये दो केस हमने पढ़ लिया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी लिक्विड जो है वो सॉलिड पे टिकने वाली है, यानी कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहने वाली है, कौन सी लिक्विड फैलने वाली है, स्प्रेड होने वाली। तो देखो और थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट को, कि देखो ये वाली सरफेस है सॉलिड वाली, ये लिक्विड वाली सरफेस है, ये लोअर मेनिस्कस फॉर्म किया हुआ है, ये कुछ इस टाइप से है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितनी होगी इसकी, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगी। क्या हो गई, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, कम है, किससे कम है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है, मतलब कि ये वेट कर देगी इस ग्लास को। तो वाटर के केस में देखा जाता है ना, वाटर के केस में वाटर अगर किसी क्लीन ग्लास पे रहो, अगर मैं मानता हूं कि ये जो ग्लास है ये एकदम क्लीन है, तो उसकी जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होती है थीटा ना, वो बिल्कुल 0 डिग्री होती है, सॉरी 90 लिख दिया हूं। ठीक है, ये आइडियल केस है 0 डिग्री। ठीक है, जब बिल्कुल क्लीन ग्लास और वाटर। तो वैसे ही यहां पे देखो, जब अपर मेनिस्कस ये है मर्क्यूरी, ठीक है, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाली थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इस केस में क्या देख सकते हैं, ये जो थीटा है ये ऑब्वियसली 90 डिग्री से ज्यादा है ना, 90 डिग्री से ज्यादा है। और क्या इस केस में क्या हो रहा है कि ये Hg यानी मरकरी के केस में, मरकरी को जब क्लीन ग्लास पे कांटेक्ट एंगल इसका देखा गया तो ये पाया गया कि इसकी जो कांटेक्ट एंगल है वो 137 डिग्री है, क्लीन ग्लास होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाटर और मरकरी का केस था। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या है, तो देखो लिक्विड की ये भी एक टेंडेंसी होती है कि कोई लिक्विड को जब मैंने इस बीकर में रखा तो इस पे अगर मैं एक कैपिलरी अच्छा, ये कैपिलरी क्या होती है ना, एक पतली सी ट्यूब होती है, इसे हम कैपिलरी कहते हैं। जैसे कि टेस्ट ट्यूब आपने देखा होगा, वैसे एक पतली सी ट्यूब होती है, उसे हम कैपिलरी कहते हैं। तो एक कैपिलरी को अगर किसी लिक्विड में डाला जाए ना, तो अगर लिक्विड की लेवल जो पहले बीकर में इतनी है, वो क्या, जैसे कैपिलरी को हम डालेंगे ना तो ये लिक्विड की लेवल राइज हो जाएगी। ठीक है, तो पानी में तो राइज हो जाती है, H2O में राइज हो जाती है, बट कुछ लिक्विड होती है जैसे कि Hg यानी कि मरकरी, तो उसमें देखा जाता है ना, जैसे कैपिलरी डाली गई तो ये नीचे हो गई, फॉल हो गई। पहले लिक्विड की लेवल क्या है, बीकर में इतनी है, इससे नीचे आ गई कैपिलरी के ट्यूब में। तो this rise and fall of liquid when a capillary is put inside on a vessel of liquid, this is called capillarity। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैपिलरिटी। ओके, अब हम समझेंगे जो कि कैपिलरी राइज जो हो रही है या फिर जो फॉल हो रही है, वो लिक्विड के बेसिस पे कितना राइज या कितना फॉल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी कि एक लिक्विड ये कैपिलरी डालने से इसकी कैपिलरी हाइट जो है, कैपिलरी राइज जो है वो कितनी होगी, या फिर कैपिलरी फॉल जो है वो कितनी होगी। कैपिलरी राइज को अभी हम एक्सप्रेशन इसका समझते हैं कि सपोज एक लिक्विड है जो इसकी हाइट इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी राइज हुई है, इसके कहां से राइज हुई है, तो विद रेस्पेक्ट टू दिस लेवल इसकी राइज इतनी हुई है h। तो इसमें जो इसकी एक्सप्रेशन आएगी ना, वो क्या होगी, h इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाय r रो g। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट की एक्सप्रेशन की, कितनी इसकी हाइट इंक्रीज होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, बहुत इजी रहता है, सरफेस टेंशन सब कुछ दिया रहेगा, हाइट निकालनी रहेगी। ठीक है, तो देखो मैं समझा तो अभी ये जो लोअर मेनिस्कस फॉर्म हुआ है एक, ठीक है, किसी लिक्विड में लोअर मेनिस्कस होता है, किसी लिक्विड में अपर मेनिस्कस होता है। जैसे कि मरकरी के केस में देख रहे थे कि उसमें हमने देखा था जस्ट लास्ट स्लाइड में कि
अपर मिनिस्कस फॉर्म हुआ है, अपर मिनिस्कस फॉर्म हुआ और उसकी क्या हुई है, वो राइज नहीं हुई है, फॉल हुई है ना। अपर मिनिस्कस फॉर्म हुआ था, फॉल हुई थी, लोअर मिनिस्कस फॉर्म हुआ है, राइज हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा ये वाले एंगल है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। आर क्या है, आर है इज ट्यूब की रेडियस, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस। ठीक है, तो और टी क्या है, टी है सरफेस टेंशन, सब कुछ लिख देता हूं, टी क्या है, सरफेस टेंशन। आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये तो पता ही है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये पता चल गया। ठीक है, तो हमें यहां से एक्सप्रेशन इसकी पता चल गई है। तो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूं कैपिलरी राइज के बारे में। तो पहले तो देख लो इसके एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते थे, 2t cos थीटा बाय आर रो जी। ठीक है, अब देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, मतलब कि लोअर मिनिस्कस के जगह अगर अपर मिनिस्कस वाली कोई लिक्विड हुई तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली cos थीटा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, cos थीटा हो जाएगी नेगेटिव, और क्या हो जाएगा, और इसका जो हाइट है वो नेगेटिव हो जाएगा। हाइट नेगेटिव यानी कि राइज नहीं होगी, हाइट, ये तो हाइट पॉजिटिव है, बढ़ी है। ठीक है, हाइट नेगेटिव होना मतलब इसकी फॉल हो जाएगी। तो अपर मिनिस्कस वाली जो लिक्विड होती है ना, उसको कैपिलरी ट्यूब अगर उसमें डाला जाए तो उसकी कैपिलरी हाइट राइज नहीं होती है, फॉल होती है, जैसा कि मरकरी के केस में होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सी बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं कैपिलरी हाइट को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो पहले तो समझो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस क्या होता है। तो सपोज ये मिनिस्कस है, ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये हो गया ये रेडियस ऑफ द ट्यूब। ठीक है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, और यहां पे हमें पता है ये क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थी थीटा, सो दिस विल बी थीटा। ओके, अब देखो बात ये हो रही है कि सॉरी, ये तो टेंजेंट होना चाहिए, थोड़ा टेंजेंट कर देते हैं इसको, थीटा। ओके, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस क्या है, क्योंकि अगर मैं इस मिनिस्कस को आगे बढ़ाऊं, एक्सटेंड करूं, तो ये एक सर्कल जैसा बनेगा। तो उसी सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस। तो यहां एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, आर विल बी, मतलब कैपिटल आर विल बी आर बाय कॉस थीटा। ठीक है, कुछ नहीं है, ज्योमेट्री पाइथागोरस हमने लगा, पाइथागोरस भी नहीं लगाओ, यहां पे हमने जस्ट मैथमेटिक्स लगाई है। ठीक है, तो आर की वैल्यू आर बाई कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में ऐसे लिखते थे। तो एच इक्वल्स टू जो है 2t cos थीटा बाई आर रो जी, वो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2t बाई कैपिटल आर रो इंटू जी, कैपिटल आर रो इंटू जी। तो ये है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो ये हमने एक्सप्रेशन लिखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस के टर्म्स में। एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो तीसरी मैं बताने जा रहा था कि सपोज करते कि ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि यहाँ पे कैपिलरी हमने डाली है और इसकी जो राइज हुई है ना, कैपिलरी की जो राइज हुई है ये इसके लेंथ से ज्यादा है, कि इसकी लेंथ सपोज L है और इसकी जो हाइट राइज होने वाली है वो इससे ज्यादा है। तो क्या होगा, नॉर्मली आपको लगेगा कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना, कि हाइट यहां से पानी बढ़ते गई, कोई भी लिक्विड बढ़ते गया, यहां से अब चूना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, निकलने लगेगा। बट ऐसा नहीं होगा, इट विल नेवर ओवरफ्लो। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी इसका जो मिनिस्कस है ना ये फ्लैट होते जाएगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी इसका जो मिनिस्कस है ये फ्लैट होते जाएगा, बट कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगी। ये कंसेप्ट दिमाग में रख लो। ठीक है, तो यही थी तीसरी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक और छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि अगर मैं
ये कैपिलरी को अगर मैं सीधा ना डाल के, अगर मैं इस कैपिलरी को अगर सीधी वर्टिकली 90 डिग्री पे ना डाल के कुछ एक एंगल बना के डालता हूं तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसे मैं डाला कुछ एक एंगल वर्टिकल के साथ, सपोज फाई बना के मैंने इसमें डाला, तो क्या होगी? फिर भी इसमें राइज होगी। तो वो जो राइज होगी, नई हाइट आएगी एच डैश, तो वो एच डैश क्या होगी? एच बाई कॉस फाई होगी। मतलब जब हम h कौन सी वाली हाइट है? h जब उससे हमने स्ट्रेट डाला था परपेंडिकुलरली, ठीक है, h डैश वो एंगल फाई के साथ है, तो वो कुछ इस तरह से उसका एक्सप्रेशन आएगा अगर थोड़ी सी भी एंगल टिल्ट करके डाली गई तो। लेकिन राइज फिर भी होगी, राइज या फिर फॉल कुछ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ खत्म होता है हाइड्रोस्टैटिक्स का पार्ट। अगला पार्ट, जो अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोडायनामिक्स, यानी कि उसमें विस्कोसिटी, बर्नौलीज इक्वेशन सारे को कवर करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।